बच्चे अपना चैप्टर है अमाइंस। अमाइंस के अंदर देखो होता क्या, अमाइंस बेसिकली है क्या, अमाइंस आर रिगार्डेड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, है ना। अमोनिया पता है अपने को क्या होता है, तो हमारे पास अमाइंस आर रिगार्डेड एज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन विच 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप। अमोनिया सबको पता है, NH3। NH3 के अंदर एक मेन चीज क्या है, नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और साथ में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड खाली पड़ा होता है, लोन पेयर पूरा पूरा पड़ा होता है, ये पता है। अब वहां हाइड्रोजन की जगह अगर कुछ और आता जाएगा, अगर हाइड्रोजन की जगह कुछ और आता जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो अमाइंस की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे NH3 में एक हाइड्रोजन हटके एल्काइल ग्रुप लग गया तो RNH2 बन गया, एक और हाइड्रोजन बचा R डैश लग गया, कोई और एल्काइल ग्रुप लग गया तो RR डैश NH, एक और हट गया तो R R डैश R डबल डैश N, और ये मिक्स्ड अमाइंस आ गए हैं हमारे पास। मिक्स्ड अमाइन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर R R R डैश और R डबल डैश तीनों एल्काइल अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग तरीके के एल्काइल अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो मिक्स्ड अमाइन हो गया। और अगर तीनों के तीनों में सेम ही एल्काइल ग्रुप है, देखो हैं दोनों के दोनों, यहाँ पे नाइट्रोजन के जो तीनों बॉन्ड हैं वो क्या थे, तीनों कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो 3 डिग्री हो गया। ये जो सिंपल अमाइंस है उसके अंदर भी जो नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड्स हैं वो कौन बना रहा है, एल्काइल ग्रुप है जो हाइड्रोजन को जिसने रिप्लेस किया, लेकिन यहाँ तीनों सेम है, तीनों के केस में क्या है, सेम एल्काइल ग्रुप है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, सिंपल अमाइंस। मिक्स्ड अमाइन में क्या था, तीनों के तीनों अलग एल्काइल ग्रुप्स थे, सिंपल अमाइंस के अंदर तीनों के तीनों सेम एल्काइल ग्रुप्स हैं। क्लियर बात है, ये सिंपल है। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन क्लियर है। डिग्री सबको पता है, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बॉन्ड बनाते जाएंगे नाइट्रोजन के साथ उतनी डिग्री बढ़ती जाएगी। सिंपल अमाइंस में हमारे पास क्या है, व्हेन ऑल द एल्काइल और एराइल ग्रुप्स आर सेम, CH3 ट्वाइस NH और CH3 CH2 थ्राइस N, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया, ये 3 डिग्री अमाइन हो गया जो सिंपल अमाइन है। मिक्स्ड अमाइंस में व्हेन ऑल द एल्काइल और एराइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, दैट इज CH3 एक तरफ क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक क्या है, हाइड्रोजन, तो ये हमारा 2 डिग्री मिक्स्ड अमाइन बना है। ऐसे ही यहाँ पे इथाइल मिथाइल अमाइन 2 डिग्री, एक साइड इथाइल और मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल इथाइल अमाइन, ये भी हमारे पास क्या आ गया, मिक्स्ड अमाइंस का एग्जांपल हो गया। सिंपल है बच्चे, किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं है। अब हमारे पास आता है देखो नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में अपने पास क्या रहेगा, इन कॉमन सिस्टम an aliphatic amine is named by adding suffix that is amine to the name of alkyl group attached to the nitrogen atom। इस पे ध्यान देना बच्चे, जैसे मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन का मतलब क्या हुआ, एक नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, CH3 और 2 बाकी हाइड्रोजन थे, यही हुआ ना। तो हमारे पास हम क्या बात कर रहे हैं मिथाइल अमाइन में, जैसे यहाँ नाइट्रोजन है तो इसके साथ 2 तो हाइड्रोजन है, इधर क्या लगा हुआ है, CH3, ठीक है। तो हमारे पास ये जो CH3 इसके नाम पे क्या लिखेंगे, मिथाइल, और ये NH2 के नाम पे पूरा क्या लिखा जाएगा, अमाइन। तो मिथाइल अमाइन समझ में आ गया, ये हमारे पास कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग में है। वैसे भी कॉमन सिस्टम में अगर जो तुमने थ्रू आउट ऑर्गेनिक के अंदर ध्यान दिया हो तो कार्बन की जितनी मर्जी बड़ी चेन हो, कॉमन सिस्टम के अंदर लास्ट में जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नाम पूरा आता है, और वो जो एल्काइल ग्रुप की तरह जितनी मर्जी कार्बन की चेन है वो एल्काइल की तरह काम करती है, ठीक है। तो अकेला CH3 है, ये क्या है, मिथाइल लंबी चेन होती, मान लो 3 होते तो प्रोपाइल अमाइन हो जाता, 4 होते ब्यूटाइल अमाइन, 5 होते पेंटाइल अमाइन। क्लियर है बच्चे, प्रियांशु बच्चा पता चल रहा है। अब है इन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, when two or more groups are same, the prefix di or tri is used before the name of alkyl group। क्या है, जैसे CH3 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 तीन लगे हुए हैं तो तीनों का क्या यूज करेंगे, ट्राई मिथाइल अमाइन, क्योंकि तीन है, कॉमन नेमिंग है तो अमाइन बाद में आ जाएगा और इन तीनों के नाम पे हम ट्राई मिथाइल लगा देंगे। ये क्या है हमारा कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग, ठीक है। अमाइन के अंदर सिंगल एम आएगा बच्चे, कहाँ पे, अमाइंस को अकेले लिख रहे होंगे तब, कॉमन सिस्टम के अंदर तो नहीं लिखा होगा। मिथाइल अमाइन में सिंगल है, अमाइन इज नेम्ड बाय एडिंग सफिक्स, यहाँ पे एक बारी बुक के अंदर क्रॉस चेक करना, ये सिंगल एम है कि डबल एम है, पक्का सिंगल है ना, यहाँ नहीं होना चाहिए वो अमाइन, हम रिप्रेजेंटेशन में यहाँ अलग अलग आता है, IUPAC के अंदर सिंगल एम लिखते हैं। हाँ चैप्टर का भी नाम एम ही है, मैंने गलत लिखा हुआ वहां पे, ठीक है। ये ध्यान रखना, वहां पे हमारे पास सिंगल एम आएगा बच्चे, ये ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। मैं एक मिनट इसको ठीक ही कर लेता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी वरना। बच्चे जिसके पास नोट्स है ना उस वो भी देख लेना,
ऐसी ऐसी कुछ मिस्टेक मिलती है तो एनसीईआरटी से या किसी हेल्प बुक से क्रॉस चेक कर लिया करो। मेरी स्पेलिंग बहुत अच्छी है वैसे भी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो फिर से, यहां तक समझ में आ गया बच्चे, है ना? तो आईयूपैक, ये कॉमन नेमिंग तक समझ में आ गया। कॉमन नेमिंग में क्या होगा, जो भी अल्काइल ग्रुप लगा होगा वो लग गया, और उसके साथ में लास्ट में अमाइन लिख देंगे। अमाइन के अलावा जो ट्राइमिथाइल वाला वो भी पार्ट समझ में आ गया। एक लगा है तो सिंपल लिखेंगे, दो लगे हैं तो डाई लग जाएगा, तीन लगेंगे तो ट्राई लग जाएगा, है ना? एक ही तरह के अल्काइल ग्रुप लगे हैं। अब आईयूपैक सिस्टम के अंदर क्या रहता है? आईयूपैक के अंदर अपने को पता है मेन क्या होता है, वर्ड रूट लगेगा, जो कार्बन चेन है मेन आ जाएगी। तो इसके अंदर जैसे ये है मिथाइल अमाइन था, जो इसका नाम क्या होगा, मीथेन अमाइन, है ना? वर्ड रूट हमारा मिथ, एक कार्बन है तो मिथ आ गया, सिंगल बॉन्डेड रहेगा, मिथ एन आ गया, और उसके बाद लास्ट में अमाइन आ गया। क्लियर है? ये हमारे पास क्या बन गया, मिथेन अमाइन। इसके लिए आ गया। नेक्स्ट वाला देखो, जैसे अब ये वाला है, इस पे ध्यान देना बेटा। यहां पर इसकी नॉमेनक्लेचर जब हम करते हैं तो इसकी नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से करेंगे, पहले वो देखो। मैं अब यहां जो बता रहा हूं, देखो हमारे पास नाइट्रोजन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो मैं मेन चेन किसको कंसीडर करूं, इस वाले को, इस वाले को, या इस वाले को? ये गड़बड़ है, क्योंकि तीनों तरफ से सेम है। मैंने क्या किया, मान लो इसको मेन चेन की तरह ट्रीट कर लिया, ये मेन चेन है। अब फिर ये अल्काइल ग्रुप कहां लगेंगे, इनकी गिनती नहीं है कोई, क्योंकि अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 जब हम लिखते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन की चेन के लिए लिखते हैं, और कार्बन की चेन पे जहां एल्काइल ग्रुप लगता है वहां 1 मिथाइल 2 इथाइल ऐसे करके लिखते थे। यहां तो कार्बन की चेन एक पे ही खत्म हो गया, आगे नाइट्रोजन है। ऐसे केस में हम नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड एल्काइल ग्रुप्स के लिए एन रिप्रेजेंट करते हैं, एन को यूज करते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास ये आ गया मेन। अब इसके साथ जो नाइट्रोजन के साथ क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजन के साथ हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये और एक ये। तो क्या लिखेंगे, एन एन डाइमिथाइल। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ है, ये मिथाइल ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ है, दो मिथाइल थे तो डाई आ गया, मिथाइल, और फिर ये मेन चेन के आगे मीथेन, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अमाइन को। क्लियर है? ये एन एन का लॉजिक समझ में आ गया। तो एन एन डाइमिथाइल अमाइन, ये हमारे पास इसका आईयूपैक आ गया। ऐसे ही नीचे वाले में देखो, यहाँ पे जो अपने पास ये है, अब इस वाले के अंदर अपने पास देखो दो कार्बन है, दोनों दोनों तरफ NH2 लगा हुआ है, तो हम किधर से भी गिनती शुरू कर सकते थे। मैंने यहां से शुरू करी 1 2, तो मिथ इथ दो अमाइन लगे हुए हैं, इथेन 1 2 डायमाइन। क्लियर है? ऐसे ही जो नीचे वाला इसमें दिख रहा है सब, कार्बन के ऊपर इधर NH2 इधर NH2, तो मिथेन डायमाइन। सॉर्टेड है बच्चा? किसी को इसमें इश्यू तो नहीं है? The simplest aryl amine or aromatic amine in which NH2 group is directly attached to benzene ring, उसको हम क्या कहते हैं, C6H5NH2 is called aniline। एनालाइन हमारे पास क्या रहेगा बच्चे, जिसके अंदर जो हमारे पास बेंजीन ग्रुप है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच्ड होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि अपने पास यहाँ क्या है, C6H5NH2, ठीक है? नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली बेंजीन ग्रुप लगाओ तो उसका कॉमन नेम हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट एनालाइन। एंड द सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइंस आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एनालाइन। जैसे ये देखो, यहाँ पे अपने पास क्या है बच्चे, नाइट्रोजन के साथ जो डायरेक्टली बेंजीन ग्रुप अटैच्ड है ये तो एनालाइन हो गया, इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो क्या लिखेंगे, एन एन डाइमिथाइल एनालाइन। समझ में आया ये? एन एन डाइमिथाइल एनालाइन, एनालाइन किसके लिए बन गया, इसके लिए। और ये जो एन एन डाइमिथाइल था वो हमारे पास किसके लिए आ गया, ये जो डाइमिथाइल एन एन, एन एन उसकी बेसिकली अटैचमेंट बता रहा है, डाई बता रहा है कि दो मिथाइल ग्रुप थे, और एनालाइन इस पूरे नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड बेंजीन ग्रुप को बता रहा है। इसको फिर से देखो बच्चे, हमारे पास क्या है, मैंने क्या बताया, एनालाइन क्या होता है, एनालाइन होता है जिस टाइम पे हमारे पास बेंजीन ग्रुप डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच होती है। ऐसे ही रहेगा कि नहीं, ये एनालाइन है। अब इसके साथ अगर मान लो इधर CH3 लग गया है, इधर CH3 लग गया है, तो इसका नाम क्या होगा, इसके नेमिंग में जब हम नामकरण करेंगे इसका, तो नाइट्रोजन के साथ इस पूरे पार्ट का नाम क्या है, एनालाइन। तो मिथाइल मिथाइल कहाँ लगे, नाइट्रोजन पे, तो मैं क्या लिखूंगा इसे, एन एन डाई मिथाइल एनालाइन। होगा कि नहीं?
समझ में आई ये बात? तो इस तरीके से हम इसका नाम रख देंगे। सॉर्टेड है? क्लियर है ना बच्चे? किसी को इश्यू तो नहीं है इसमें? युवल बच्चे पता चल रहा है? अब इसी के बेसिस पे हमारे पास देखो आईयूपैक में क्या है, इन आईयूपैक सिस्टम द टर्मिनल ई ऑफ एरीन्स इज रिप्लेस्ड बाय अमाइन दैट इज C6H5NH2 बेंजीन अमाइन, है ना? जो एनालाइन तो क्या था हमारे पास, कॉमन नेम था उसका। अगर मैं इसका आईयूपैक के अंदर इसका नाम रखूंगा तो क्या रखेंगे? बेंजीन अमाइन। जो लास्ट में ई आना था वो अपने को पता है, दो वॉवल्स कभी इकट्ठे नहीं आते, तो जो हमारे पास बेंजीन वाला ई है उसको हटा के हम अमाइन लिख देते हैं। क्लियर है? ये ठीक है बच्चे। कॉमन नेम के बाद आईयूपैक देखो C3NH2 मिथाइल अमाइन मीथेन अमाइन, ये हमारे पास क्या आ गया? कॉमन नेम। ये इसका आया आईयूपैक। CH3 नीचे NH2, तो इसका नाम क्या आएगा? आइसोप्रोपाइलमाइन और 2 अमीनो प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन 2 अमाइन, ये हमारे पास आईयूपैक आ गया। इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चा। नेक्स्ट क्लास में इसी के डाउट्स के साथ मिलेंगे, मतलब इनको डिस्कस कर लेंगे हम क्लास में। हर बच्चे को ये सारे के सारे इसके कॉमन नेम्स और आईयूपैक स्पेसिफिकली हर किसी को ये प्रैक्टिस करके रखने हैं बच्चे। क्लियर है? बहुत टफ नहीं है, बेसिक से रूल्स हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए हो जाएगा। ये सारे नॉमेनक्लेचर के जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रैक्टिस करने हैं। अब अपने पास आता है बच्चा प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। देखो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में क्या रहेगा, पहले इस पे ध्यान दो जरा। Renny nickel, also called spongy nickel, is a fine-grained solid composed mostly of nickel derived from nickel aluminium alloy। ये मैंने यहाँ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जगह जगह पे ये वर्ड यूज होता है जिसकी प्रेजेंस में हम अमोनिया बेसिकली प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये रेनी निकल बेसिकली किसके लिए कह रहे हैं? स्पॉन्जी निकल, जो कि फाइन ग्रेन सॉलिड कंपोस्ट है, और मेनली वो कहां से हमने डिराइव किया हुआ है? उसके अलॉयज में से निकाला हुआ है। अब इसकी हेल्प से कैसे निकालेंगे? देखो, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अगर मुझे अमाइन बनाना है तो हम क्या करें? जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उनकी रिडक्शन करा देते हैं। बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। आइदर क्या है ये हमारे पास कैटालिटिकली विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, और केमिकली विद एक्टिव मेटल इन एसिडिक मीडियम। मेथड समझ में आ रहे हैं? दो हमारे पास मेथड हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। आइदर दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, आइदर कैटालिटिकली विद हाइड्रोजन, डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी, और इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, और केमिकली विद द एक्टिव मेटल इन एसिडिक मीडियम। ये दो मेथड है हमारे पास डायरेक्टली अमाइन की प्रिपरेशन के। पहला देखते हैं, ये देखो CH3NO2 हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट कराया रेनी निकल प्लैटिनम के प्रेजेंस में, और इथेनॉल डाल दिया हमने, बेसिक मीडियम रखा, तो हमारे पास क्या बना? CH3NH2 दैट इज मिथाइल अमाइन मिल गया और वाटर लिबरेट हो गया। क्लियर है? हमने क्या किया? CH3NO2 है, इसकी हमें रिडक्शन करानी है। इसकी रिडक्शन करानी है तो ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन की एडिशन होगी, वाटर हमारा एलिमिनेट हो गया, मिथाइल अमाइन आ गया अपने पास। सेम नाइट्रोबेंजीन जैसे है, नाइट्रोबेंजीन को अगर मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा एसिडिक मीडियम में, क्यों? दूसरा प्रोसेस क्या था? डायरेक्टली किसी एक्टिव मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो हमने आयरन या HCl के साथ, मेटल के साथ एसिडिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया, Sn के साथ HCl इंट्रोड्यूस किया, तो एनालाइन बन गया हमारे पास और H2 लिबरेट हो गया। सॉर्टेड है? दोनों मेथड का लॉजिक समझ में। अगर मैं हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिडक्शन कराऊंगा तो किसकी प्रेजेंस में होगा? रेनी निकल, प्लैटिनम या प्लैटिनम और बेसिक मीडियम के अंदर। और अगर मैं डायरेक्ट किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्ट करा दो हाइड्रोजन के साथ, उसकी रिडक्शन हो जाएगी। क्लियर है बच्चे? फिर हमारे पास आता है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट इज LiAlH4। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल के लिए हम क्या यूज करें? देखो LiAlH4 अपने को पता है वैसे भी क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी प्रेजेंस में और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूसेस प्राइमरी अमाइन। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर अमाइंस कंटेनिंग वन कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग अमाइन। देखो कैसे? RCN है, रेनी निकल H2 हाइड्रोजन के साथ LiAlH4 की प्रेजेंस में, या NaHg या C2H5OH की प्रेजेंस में हमने रिएक्ट कराया तो RCH2NH2 बन गया हमारे पास। हमारे पास क्या बना? एल्काइल ग्रुप, साथ में हाइड्रोजन कार्बन CH2 था, जो वहां पे जो अपने पास नाइट्रोजन है, इसकी क्या हो गई है? हाइड्रोजनेशन हो गई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया इसका।
क्लियर है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, हमारे पास NH2 का कंपाउंड हमें मिल गया। बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड्स आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये अमाइड है हमारे पास, LiAlH4 ईथर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस बेसिकली इसकी वो कराई हमने, वाटर की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराया, तो हमारे पास RCH2 NH2 की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई है बच्चा? फिर है हमारे पास CH3CONH2 एसिटामाइड, LiAlH4 ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, इथाइलामाइन हमारे पास हमें मिल जाता है। तुम्हें याद क्या करना है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली अमाइन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाते हैं, अमाइंस मिल जाते हैं, अमाइंस डेरिवेटिव मिल जाते हैं बेसिकली। क्लियर है? फिर है बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये जो अपने पास है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन रिएक्शन पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर उठा के देखोगे तो मिल जाएगा ये। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ अमाइन कंटेनिंग 1 कार्बन लेस देन द स्टार्टिंग अमाइन। In this reaction, migration of alkyl or aryl group take place from carbonyl carbon of amide to nitrogen atom। क्या हो रहा है देखो, अमाइड है हमारे पास, हमने Br2 के साथ रिएक्ट कराया इन द, और साथ में क्या है, हमने ये बेसिक मीडियम के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो हमारे पास क्या RNH2 प्लस सोडियम कार्बोनेट NaBrH2, ये सेपरेट आउट हो गया। ये बात समझ में आ रही है? हमारे पास क्या था देखो, इसमें अगर ध्यान दो, यहाँ पे पहले इसके अंदर कितने थे, एक अल्काइल ग्रुप था, एक कार्बन था, यहाँ पे आके सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप रह जाता है, बेसिकली एक कार्बन कम हो जाता है इसके अंदर। जो पिछले हमारे रिएक्शन थे उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एक कार्बन ज्यादा का बनता है, इसमें एक कार्बन कम का बनता है। हॉफमैन में हमेशा जो आउटपुट आएगी हमारी वो एक कार्बन कम वाली आएगी। जो भी हमारे पास अमाइड्स हैं, जैसे CH3CH2CONH2 Br2 के साथ NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पर CH3CH2NH2 बन गया, जो एक कार्बन था वो हट जाता है यहाँ से, सोडियम कार्बोनेट के साथ चला जाएगा, NaBr बन गया और वाटर बन गया। क्लियर है? ये हमारे पास सीधा सीधा अमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है बच्चा? किसके अंदर? कीटो बेसिकली अमाइड्स के लिए है ना, ये है ही अमाइड्स के लिए। अमाइड्स में हमारे पास क्या होता है, NH2C डबल बॉन्ड OR, उसी को अमाइड कहते हैं। ठीक है? क्लियर है बच्चे यहाँ तक? फिर आता है अपने पास गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आया होता है कि डायरेक्टली मतलब प्रिपरेशन आ जाती है इसकी। तो व्हेन अ थैलेमाइड इज ट्रीटेड विद इथेनॉलिक KOH, it forms potassium salt of thalamide which on heating with alkyl halide followed by alkaline hydrolysis forms corresponding primary amine। स्टेप्स देखो क्या करना है बच्चे इसमें। सबसे पहले जब थैलेमाइड इज ट्रीटेड विद इथेनोलोइक KOH, बेसिकली हमारे पास क्या है, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम ये थैलेमाइड को ट्रीट कर रहे हैं तो वो पोटेशियम सॉल्ट बना रहा है। किसका? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, जिसको हम हीट करेंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, हीटिंग विद एल्काइल हैलाइड, इट फॉलोड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म प्राइमरी अमाइड्स। स्टेप्स ठीक है? पहला देखो, थैलेमाइड होता है क्या बच्चा, हमारे पास ये बेंजीन, इसके साथ सी इधर डबल बॉन्ड O और NH, ये हमारे पास क्या बचा, थैलेमाइड। ये एल्कोहलिक KOH के साथ हमने रिएक्ट करा, वाटर लिबरेट होगा, पोटेशियम थैलेमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। वो क्या रहा है, हाइड्रोजन हटा और यहाँ पे हमारा पोटेशियम आके अटैच हो गया। क्लियर है? ये बात समझ में आई? ये हमारे पास क्या हुआ, पोटेशियम थैलेमाइड बन गया। अब पोटेशियम थैलेमाइड से फर्दर क्या बनेगा हमारे पास, देखो हमारे पास क्या था जिस टाइम पे, थैलेमाइड विच हीटेड विद एल्कलाइन हैलाइड, एल्काइल हैलाइड फॉलोड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अब हमने क्या किया, NaOH इसके साथ हमने क्या किया, हीट किया इसे, थैलेमाइड से हमारे पास क्या बना, पोटेशियम थैलेमाइड से फर्दर जब हमने रिएक्शन कराया तो एल्काइल ग्रुप अटैच होता है, पोटेशियम लिबरेट होगा, N एल्काइल थैलेमाइड बना, यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्ट किया तो RNH2 1 डिग्री अमाइन बनेगा, और साथ में ये हमारे पास जो Na के साथ, मतलब जहां जहां पे देखो हमारे पास नाइट्रोजन था उस जगह पे C डबल बॉन्ड O Na अटैच हो जाता है बेंजीन के साथ। ठीक है? ये वाला बॉन्ड हमारा हट गया, NH2 लिबरेट हो गया, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Na के हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर लग के आता है। This method is not used for the preparation of aromatic primary amines because aryl halide does not undergo nucleophilic substitution with the aniline formed by thalaline।
ठीक है। तो एरोमेटिक के लिए हमारे पास जो ये अपने पास गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है वो काम नहीं आएगा। गैब्रियल ये थैलेमाइड सिंथेसिस के अंदर अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस की फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि एराइल्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कभी होगा ही नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हमारे पास वो जो थैलेमाइड जो एनाइन बना के देता है इंटरमीडिएट में, यहाँ पे जो बीच में, उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, नहीं करेगा तो अपना फिर वो मेन एरोमेटिक कंपाउंड कभी मिलेगा नहीं अपने को। फिर आता है देखो अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस में क्या है, दिस रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which ammonia acting as a nucleophile displaces the halogen atom. This process of cleavage of CX bond by ammonia is called ammonolysis. क्या करें, कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है उसको अमोनिया आके ब्रेक कराएगा, खुद आके अटैच हो जाएगा, अमोनोलिसिस हो रही है। इसमें है क्या, देखो अमोनिया है, NH3 एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड है, पोलर होता है अपने को पता है, हेलोजन है तो वो पोलैरिटी क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर जो ये NH3 है ये क्या करेगा, ये डेल्टा पॉजिटिव वाले के ऊपर आके अटैक करेगा, एल्काइल के ऊपर आके अटैक करेगा। हमने क्या किया, इसको सील ट्यूब के अंदर हीट किया है तो इंटरमीडिएट क्या बना, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव। फर्दर NH3 निकला 1 डिग्री अमाइन हमारे पास यहाँ पे बन गया हमारे पास। फिर 1 डिग्री अमाइन को फिर हमने RX के साथ रिएक्ट कराया, RX अपना वही जो हेलो एल्कीन था। फिर 2 डिग्री बनेगा, फिर रिएक्ट कराया तो 3 डिग्री बनेगा, फिर रिएक्ट करा तो क्वार्टरनी अमोनियम सॉल्ट ये हमें लास्ट में मिल जाता है। क्लियर है। हर बार हो क्या रहा है, हर बार जो अपने पास जब हम रिएक्ट करा रहे हैं तो ये एल्काइल हेलोजन के पास से हटके नाइट्रोजन के साथ अटैच होता जाएगा। जब तक वो हाइड्रोजन मतलब जितने अपने पास नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हैं तब तक वो रिएक्शन चलता जाएगा, जब तक वो हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो। लास्ट में आते आते 3 डिग्री के बाद देखो यहाँ पे हाइड्रोजन खत्म हो गया है, तो अब नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक लोन पेयर बचा है जिसके साथ वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है एल्काइल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे वो बना रहा है, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। क्लियर है। ये स्टेबल होगा मतलब उतना नहीं होगा जितने बाकी है। ठीक है। तो द प्राइमरी अमाइंस behave as nucleophile and on subsequent reaction with alkyl halide form 2 degree 3 degree amines and finally forms quaternary ammonium salt. The free amine can be obtained from the ammonium salt by the treatment with strong base. जो हमें सिंपल अपना ये चाहिए कि फ्री अमाइन अमोनिया चाहिए, जो अमाइन चाहिए NH3, अगर मैं यहाँ से भी मतलब इससे अगर मैं फ्री अमाइन लाना चाहता हूँ तो क्या करूँ उसको, इट शुड बी ट्रीटेड विद द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सीधा से इसको जो हमारे पास क्वार्टरनी सॉल्ट है बेसिकली अमोनियम सॉल्ट, उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करो, अपने पास प्योर अमाइन निकल के आ जाएगा। क्लियर है। जैसे ये है हमारे पास Rn पॉजिटिव H3X नेगेटिव, बेस के साथ हमने रिएक्ट कराया तो RnH2 बन गया वाटर और NaX अपना सेपरेट आउट हो जाएगा। क्लियर है। ये क्वार्टरनी जो हमारे पास सॉल्ट बना था बेसिकली अमोनियम सॉल्ट, उससे प्योर अमाइन को लिबरेट करने का प्रोसेस था। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स विद NH3, Ri सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, फिर RBr, RCl और फिर लास्ट में RF। क्लियर है। ये सीधा सा लिविंग ग्रुप के अकॉर्डिंगली है, Ri सबसे आसानी से ब्रेक कर जाता है तो वो Ri वाले जो भी अपना आयोडीन है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, वहां से वो हट जाएगा, एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच होता जाएगा। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर इसमें फॉलो होगा। डन है ये। ठीक है। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्योर अमाइंस आर कलरलेस बट डेवलप कलर ऑन कीपिंग इन एयर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। एरोमेटिक अमाइंस आर टॉक्सिक इन नेचर। सीधा सीधा याद रखना है भाई, ये हमारे पास क्या है, कलर क्या है इसका, कलर क्या रहेगा, अमाइंस आर कलरलेस। ये कुछ कलर डेवलप कब कर रहे हैं, जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन है, मतलब हवा में थोड़ी देर छोड़ दो तो वो कोई सर्टेन कलर पोजेस कर लेंगे, अदरवाइज वो कलरलेस रहने वाले हैं। एरोमेटिक जो है वो टॉक्सिक रहने वाले हैं। Solubility of amines decreases with increase in molar mass due to increase in hydrophobic part which retarded the formation of hydrogen bond. Higher amines containing 6 or more carbon atoms are insoluble in water. ये पता है, ये हर बार हम यही पढ़ रहे हैं पूरी ऑर्गेनिक के अंदर, हमने थ्रू आउट पढ़ा है कि जहां जहां कार्बन की लंबी चेन होती जाती है, कार्बन की लंबी चेन मतलब एल्काइल ग्रुप जितने फर्दर ऐड होते जाते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे। हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं तो वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करते जाएंगे। वैसे भी जहां पर भी हमें हाइड्रोजन के अंदर वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी कब होती है, जितनी हायर पोलैरिटी रहेगी, है ना, क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है उसके अंदर, तभी हमारे जो ये सॉल्यूट्स हैं वो घुल पाएंगे जब तक वो पोलर रहेंगे। जितना एल्काइल ग्रुप की चेन लंबी होती जाएगी उतना उसका पोलैरिटी वाला इंपैक्ट कम होता जाएगा,
और 6th कार्बन चेन तक आते आते वो हाइड्रोफोबिक पार्ट इतना डोमिनेट करना शुरू कर जाएगा कि जो हमारे पास अमाइंस है वो क्लोज टू वो मतलब इनसॉल्युबल हो जाएंगे अपने पास। क्लियर है ये? तो छोटे जो मोलर मासेस के हैं वो बहुत आसानी से घुलेंगे, जितना जितना मोलर मास बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट। amines are polar and have hydrogen bond, therefore they have higher boiling point। सॉर्टेड है ये तो सीधा सा। अमाइन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको बॉयल करने के लिए हायर टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है। द इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन। 1 degree amines have 2 degree amines have one, while 3 degree amines have no hydrogen bond to nitrogen। यहां हम क्या बात कर रहे हैं, देखो 1 degree amine have 2 hydrogen bond। क्यों 1 degree amines का मतलब क्या होता है? 1 degree amine हमारे पास होता है कि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए, तो 2 जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। 2 डिग्री अमाइन में क्या होगा, 2 जगह कार्बन हो गया, 1 हाइड्रोजन बचा, तो सिर्फ 1 जगह से आएगा। 3 डिग्री अमाइन क्या हुआ, नाइट्रोजन के तीनों ही बॉन्ड किसने बना लिए, कार्बन ने बना लिए, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कोई हाइड्रोजन नहीं बचा। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग घटती जाएगी और उतनी ही उसकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करती जाएगी। क्लियर बात है ये? तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी में 1 डिग्री अमाइंस आर स्ट्रांगली सॉल्युबल, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री लीस्ट सॉल्युबल रहेंगे अपने पास। ठीक है। फिर आता है बच्चे केमिकल रिएक्शन। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। अमाइंस हैव an unshared pair of electrons over the nitrogen atom and hence they behave as Lewis base। सबको पता है Lewis base क्या है? Lewis base is something which have the capability to donate a pair of electron। तो इसके पास तो लोन पेयर पड़ा है खाली, अगर उस लोन पेयर को ये किसी को डोनेट कर देगा ये बेसिक कैरेक्टर पोजेस करेगा। हमारे पास NH2 के ऊपर यहाँ नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो अगर किसी को भी डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, NH3 के ऊपर पॉजिटिव X नेगेटिव सॉल्ट बन गया अपने पास, बेसिक कैरेक्टर आ गया इसका। एनालाइन है, लोन पेयर था इसके ऊपर, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो एनालाइन, ये जो एनालिनियम क्लोराइड है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। एलिफैटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया ड्यू टू प्लस साई इफेक्ट। अब ये लॉजिक पता है सबको। देखो भाई ऐसा होता है किसी की भी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे हम बेसिकली ल्यूइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली लगा रहे हैं। तो ल्यूइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जितना वो इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर वाला अवेलेबल रहेगा डोनेशन के लिए उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर अवेलेबल रहेगा फ्री रहेगा डोनेशन के लिए उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। अब जो एलिफैटिक है, एलिफैटिक में तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एरोमेटिक क्या होता है जिसमें बेंजीन रिंग लग गई है। अब बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो है प्लस साई की वो क्या हो रहा है, ऑफ एल्काइल ग्रुप टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस। ये किसके लिए, एलिफैटिक के लिए। एंड हेंस दे कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब मैं समझाता हूं कैसे। देखो अगर हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अब यहाँ पे एलिफैटिक के अंदर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मान लो 1 लगा हुआ है 2 लगा हुआ है, वो बात की बात करते हैं, पहले 1 डिग्री के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। तो अपने को पता है CH3 क्या देगा, प्लस का इफेक्ट देगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे अगर नाइट्रोजन के पास भेज देगा तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना उसके लिए आसान हो जाएगा इस लोन पेयर को डोनेट करना, है ना। तो जितना आसान होगा उतना ही ये ज्यादा आसानी से डोनेट करेगा और ये उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। इतना ही अगर यहाँ एक और CH3 लग जाए, एक और CH3 लग जाए तो प्लस का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया। तो जितनी डिग्री बढ़ती जाएगी उतनी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। प्लस का इफेक्ट का कंसेप्ट समझ में आता है ना सबको। ये जो जितने एल्काइल ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसको प्लस का इफेक्ट कह रहे हैं, जिसकी वजह से अगर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उन अपने नाइट्रोजन के लोन पेयर का डोनेशन आसान हो जाएगा, उतना ही इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन 1 डिग्री अगर मैं लू, 1 डिग्री के अंदर कम था प्लस का इफेक्ट, और मैं एक ऐसा केस लू जिसके अंदर है ही नहीं कोई भी, अगर प्योर अमोनिया है तो इसके अंदर देखो कोई भी प्लस का इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसकी लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी। ठीक है, जितने अल्काइल ग्रुप लगते जाएंगे जितनी डिग्री बढ़ती जाएगी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अगर मैं अमोनिया उसकी बात करूं एरोमेटिक की, एरोमेटिक में उल्टा क्या होगा, वो तो आर इफेक्ट में फंस जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एरोमेटिक में होता क्या है, एरोमेटिक के अंदर अगर मैं बेंजीन के साथ नाइट्रोजन लगा रहा हूं यहाँ पे ऐसे, इसके पास लोन पेयर है, इधर हाइड्रोजन, ऐसा हो गया ये, है ना। अगर इस टाइप से हो गया तो ये लोन पेयर यहाँ आएगा, ये फिर यहाँ शिफ्ट होगा, ये थ्रू आउट चलता रहेगा कि नहीं, रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा।
नाइट्रोजन के पास से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी आर इफेक्ट आने की वजह से, जिसकी वजह से इसकी डोनेशन थोड़ी कम हो जाएगी। जितनी कम होगी उतनी ही बेसिक स्ट्रेंथ इसकी रिड्यूस होती जाएगी। क्लियर है? फिर हमारे पास है देखो टर्शियरी अमाइन, ये हमने चलो डिस्कस कर ही लिया है कि टर्शियरी अमाइन जो अपने पास है वो मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ पोजेस करेंगे, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर सिंपल अमोनिया। अब बेसिसिटी इन एक्वस फेज, ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट टॉपिक आ गया है, इसके ऊपर क्वेश्चन मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम है कि आएगा ही आएगा, कंसेप्चुअल बना के आ जाए, डायरेक्ट आ जाए, किसी भी तरीके से आएगा, क्योंकि ये ना एक दो तीन कंसेप्ट को इकट्ठा लेके चलेगा। तुम देख सकते हो ये अपने आप में एक ही टॉपिक चल रहा है अभी, और यहाँ पे आके फाइनल कंक्लूजन कुछ बहुत अतरंगा सा आता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की जो अरेंजमेंट आती है वो बहुत अलग ढंग से आती है। अब समझो कैसे, जैसे हमने बेसिक स्ट्रेंथ की बात करी, हमें ये नॉर्मल विदाउट एक्वस स्टेट की हमने बात करी, तो सीधा पता चल रहा है भाई जितने अल्काइल ग्रुप ऐड होते जाएंगे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जितने कम है उतनी बेसिक स्ट्रेंथ कम है। सीधा सबसे स्ट्रॉन्ग 3, फिर 2, फिर 1, फिर बिना वाला जिसके पास कोई अल्काइल नहीं, दैट इज अमोनिया। इसी तरीके से हर चीज का इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहां एक्वस फेस में काफी सारे और फैक्टर्स भी बीच में आ जाते हैं। उन फैक्टर्स में देखो, बेसिसिटी ऑफ एन अमाइन in aqueous solutions depend on the stability of ammonium cation formed by accepting proton from the water। अब तुम्हें ये पता है किसी भी चीज की एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ हम नापते कैसे, नापना छोड़ो, मतलब हम जज भी कैसे कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू की बात बाद में करें। अगर कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसने H पॉजिटिव कितना आसानी से लूज किया और वो स्ट्रॉन्ग एसिड, H पॉजिटिव को लूज करने के बाद जो बनता है, जो एक नेगेटिव आयन पीछे रह जाता है, उसकी भी स्टेबिलिटी मैटर करती है। ये हमने कार्बोक्सिलेट के अंदर पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरेटिवली कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि H पॉजिटिव को रिलीज करने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो स्टेबलाइज हो जाता है, तो स्टेबल है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम कर रहा है। ऐसे ही बेस का काम होगा। अब बेस कौन है, बेस देखो तीन मेथड है अपने पास, एक तो लुईस वाला कंसेप्ट हो गया, एरेनियस हो गया, और एक हमारे पास क्या था, ब्रोंस्टेड-लॉरी। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम क्या बात करें, अगर लुईस वाले कंसेप्ट को हटा दें तो बेस को दो तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं, एक क्या है हमारे पास, समथिंग व्हिच कैन डोनेट OH नेगेटिव एंड समथिंग व्हिच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। तो हम इस वाले कंसेप्ट को पकड़ते हैं। अगर कोई बेसिक नेचर का है, मान लो यही वाला लुईस कंसेप्ट को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, नाइट्रोजन के ऊपर दो लोन पेयर्स हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है, वाटर के अंदर से H पॉजिटिव निकलेगा, इस H पॉजिटिव को ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे देगा, अगर शेयर करेगा तो ये बेसिक स्ट्रेंथ पोजेस करेगा। अब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये स्टेबल कितना है वहां, उसके ऊपर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। तो सिर्फ कहानी ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दे कितना आसानी से सकता है, शेयर कितना आसानी से कर सकता है, वो तो पता है ना सबको, डोनेट तो करते ही नहीं है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड की तरह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा वो उस लोन पेयर से। तो वो H पॉजिटिव जो वाटर से रिलीज हुआ है, वो H पॉजिटिव नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उस केस में ये जो हमारे पास बन गया प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद नाइट्रोजन वाला पार्ट, ये कितना वहां पे स्टेबल है, उस स्टेबिलिटी पर अमोनिया की या नाइट्रोजन कंपाउंड की स्टेबल वो बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है एक्वस स्टेट में। समझ में आ रहा है? चलो एक बार पहले ये वाला पार्ट समझ में आ गया। और इसके अंदर द स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम केटाइन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। किस किस पे? पहला तो प्लस आई इफेक्ट, जितने अल्काइल ग्रुप होंगे उसके ऊपर कैसे डिपेंड करेगी, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट अल्काइल ग्रुप्स की। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला है देखो सॉल्वेशन। भाई प्लस आई इफेक्ट ऑलरेडी पता है, हमने अभी डिस्कस किया था कि अल्काइल ग्रुप जितने अटैच होते जाएंगे उतना ही प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन आसान होगा, उतना ही H पॉजिटिव का आना आसान हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, प्लस आई इफेक्ट कब बढ़ेगा, जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा लगते जाएंगे और उसी के साथ उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। सॉल्वेशन क्या होती है बेसिकली, substituted ammonium cation gets stabilized by solvation with water molecule. The greater the size of ion, lesser will be the solvation and less stabilized is the ion. ये क्या बोला गया यहाँ पे, सॉल्वेशन क्या है, सब्सटीट्यूटेड अमोनियम कैटाइन। सब्सटीट्यूटेड अमोनियम कैटाइन क्या है, जब अमोनिया के पास वाटर वाला जो प्रोटॉन है वो आ गया है तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, दैट इज सब्सटीट्यूटेड अमोनियम कैटाइन। अब वो जब सब्सटीट्यूटेड अमोनियम कैटाइन है उसको स्टेबिलिटी कौन देता है बच्चा, वाटर। वाटर
मॉलिक्यूल सॉल्वेशन एनर्जी बेसिकली रिलीज कर रहे हैं, वो उसको डिसॉल्व कर रहे हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। ग्रेटर द साइज ऑफ एन आइन, ग्रेटर द साइज ऑफ आइन, लेसर विल बी द सॉल्वेशन। क्यों? जितना आइन का साइज बड़ा होता जाएगा, मतलब जितने एल्काइल ग्रुप ज्यादा लगते जाएंगे उतना हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा, जितना हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा उतनी सॉल्वेशन कम होती जाएगी। तो जितना छोटा है अपना ये वाला कैटाइनिक पार्ट, अमोनिया कैटाइन वाला, उतनी स्टेबिलिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा लगते जाएंगे उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी रिड्यूस होती जाएगी। प्लस साइड इफेक्ट ने क्या बोला? प्लस साइड इफेक्ट ने बोला था जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। सॉल्वेशन उल्टा बोल रहा है, जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी कम, मतलब उस केटाइन की, अमोनियम केटाइन की स्टेबिलिटी कम। तो ये तो काउंटर कर गए दोनों एक दूसरे को, है ना। अब तीसरा फैक्टर देखते हैं, पहले इसको पूरा करते हैं। देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयन इन सॉल्वेशन इज, देखो 1 डिग्री वाला सबसे ज्यादा है सॉल्युबल, फिर 2 डिग्री वाला, और फिर लीस्ट क्या रहेगा अपने पास 3 डिग्री वाला। क्योंकि 3 डिग्री वाले के अंदर हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वीक होती जा रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जा रही है तो सॉल्वेशन अपने आप कम होती जाएगी। क्लियर बात है ये? Greater the number of hydrogen atoms on the nitrogen atom, greater will be the hydrogen bonding and hence more stable is the ammonium cation. Sorted है, simple है। अब है when the ammonium cation is derived from 3 degree amine hydrogen bonding, so order of stability further decreases due to steric repulsion। अब यहाँ तीसरी चीज क्या आती है? स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन के अकॉर्डिंगली 1 डिग्री में, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में सबसे कम रिपल्शन किस में होगी? 1 डिग्री में। फिर 2 डिग्री में ज्यादा रिपल्शन, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा रिपल्शन, 3 डिग्री में तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा आएगी। जब हमारे पास अमोनियम केटाइन इज डेराइव्ड फ्रॉम 3 डिग्री अमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फर्दर डिक्रीज करती जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करें, प्लस साइड इफेक्ट को, सॉल्वेशन को और हमारे स्टेरिक हिंड्रेंस को, तो कंबाइनिंग 3 फैक्टर, इफ एल्काइल ग्रुप इज स्मॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रीडोमिनेट्स। इस पे ध्यान देना, अगर एल्काइल ग्रुप छोटा है, मिथाइल लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, सिंपल मिथाइल पकड़ के चलें, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर जाएगी फिर भी ओवर द प्लस साइड इफेक्ट, सिंस ऑल दीज फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर 2 डिग्री अमाइंस। हर हालत में यही है भाई, 2 डिग्री बीच वाला आ गया, क्या आ रहा है उसमें? प्लस साइड इफेक्ट भी काम कर रहा है, सॉल्वेशन भी थोड़ी बहुत काम कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ रही है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी 3 डिग्री वाले से तो कम ही है। इन सारे फैक्टर्स में मिला जुला के हर हालत में 2 डिग्री वाला सबसे अच्छा बन रहा है। तो हमारा 2 डिग्री अमाइन जो रहेगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर पोजेस करेगा एक्वस फॉर्म में। ये कब? जब एल्काइल ग्रुप छोटा है। एल्काइल ग्रुप छोटा है तो 1 डिग्री वाला फिर 3 डिग्री से तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 3 डिग्री वाले में क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो गई है और ऊपर से वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी डोमिनेट कर गई है, तो वीक बेस हो गया। 2 डिग्री तो दोनों ही केसेस में, चाहे वो बड़ा एल्काइल ग्रुप लगा हो या छोटा एल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री वाला हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। लेकिन अगर छोटा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो 1 डिग्री वाला स्ट्रॉन्ग बेस, 2 डिग्री वाला वीक बेस, ये ठीक है, और 3 डिग्री वाला वीक बेस। इफ द एल्काइल ग्रुप इज बिगर देन CH3, अब अगर एल्काइल ग्रुप बड़ा लग गया, वहां पे इथाइल लग गया, प्रोपाइल लग गया, कोई बड़ी चेन आ गई है, देन देयर इज अ स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, एंड प्लस साइड इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट खत्म होके स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट करनी शुरू हो गई है, प्लस साइड इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो देखो 2 डिग्री तो ठीक रहेगा ही रहेगा हर बार, लेकिन इस केस में 3 डिग्री अमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो 1 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, जहां तुम्हें बोलेंगे कि एक्वस फॉर्म के अंदर 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे और उन्हें बोला होगा कि अरेंज करो, जैसे ये दिख रहे हैं, इनको अरेंज करने के लिए बोला जाएगा एज उसमें बेसिक स्ट्रेंथ के नाम पे। तो द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा? देखो C2H5 ट्वाइस NH सबसे ज्यादा बेसिक, क्यों? 2 डिग्री है। फिर C2H5 थ्राइस NH, ये 3 डिग्री आ गया, क्यों? इथाइल ग्रुप लगा हुआ, इस चीज पे ध्यान देना। C2H5 क्या? इथाइल। तो इथाइल ग्रुप अगर बड़ा होगा तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री। और अगर हमारे पास 2 डिग्री मिथाइल लगा हुआ, दिख रहा है वो मिथाइल है, छोटा ग्रुप लगा हुआ है, तो अब ये 2 डिग्री वाला आएगा
और फिर 1 डिग्री और 3 डिग्री पे जाएगा, और लीस्ट बेसिक क्या होता है, NH। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ की डोमिनेंसी कौन करवाता है भाई, सबसे पहले बड़ा एल्काइल ग्रुप। प्लस का इफेक्ट डोमिनेट कराएगा, तो 2 डिग्री वाला तो हर हालत में ही है, लेकिन अगर बड़ा एल्काइल है तो 3 डिग्री आ गया, फिर 1 डिग्री आ गया, फिर 2 डिग्री वाला छोटा एल्काइल के साथ, फिर 1 डिग्री आ गया, फिर 3 डिग्री आ गया, और लास्ट में हमारा। क्लियर है, ये ऑर्डर याद होना चाहिए, इसके बेसिस पे क्वेश्चन तुम कंफर्म्ड लेके चल पड़ो, मिलेगा तुम्हें वहां क्वेश्चन। ठीक है, एक्ट उसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ होमोन। आज के लिए डन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।